एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव केजीएमयू वाइस चांसलर से मिलने पहुंची, लेकिन वहां इंतजार के बावजूद उनसे कोई मिलने नहीं आया। अपर्णा यादव ने केजीएमयू प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पीड़िता की शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आरोपी रमीज उद्दीन कॉलेज से फरार हो गया। उन्होंने विश्व की रिपोर्ट पर सवाल उठाए और कहा कि पीड़िता पर बयान बदलवाने का दबाव बना जा रहा है। के द्वारा ये एक सूचना, लिखित सूचना दी गई कि उनके खिलाफ या उनके लिए कोई प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उन्हीं के विभाग के एक प्रोफेसर के ऊपर उन्होंने सबसे पहले सर्वप्रथम उन्होंने वाइस चांसलर को लिखित सूचना दी, लिखित शिकायत दी, लेकिन वाइस चांसलर के द्वारा इसके मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जब मामला मीडिया ट्रायल हुआ, आपको शायद जानकारी होगी, मीडिया ट्रायल होने के बाद से जब मामला महिला आयोग में पहुंचा तो उस प्रोफेसर को बुला करके उसके ऊपर दबाव बना करके ये यहाँ के वाइस चांसलर द्वारा ये कहा गया कि आप इस मामले को आप वापस ले लो और जांच कमेटी विशाखा समिति को हम सब इसको सौंपेंगे। आपको जान करके ये हैरानी होगी, विशाखा समिति में भी जो लोग जिनको जांच करने का दायित्व दिया गया उनके ऊपर भी पहले से आरोप है। मैं दो प्रोफेसर का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, जो दो प्रोफेसर विशाखा समिति में जो यहाँ पे मौजूद हैं, उनके ऊपर पहले से ही एक महिला से छेड़छाड़ का आरोप तय हुआ। यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त, यहाँ पढ़ाई लिखाई के अतिरिक्त धर्मांतरण चल रहा है, महिला डॉक्टरों के साथ छेड़खानी चल रही है, फिर महिलाओं को अपने हक या अपने फंडामेंटल राइट के लिए बोलने पर भी जो है उनके ऊपर बाध्यता लगाई जाती है। तो ये सब क्या है, ये इस तरीके की बात क्यों है? और सबसे बड़ी बात, ये ब्लड बैंक का क्यों नहीं था? 2 साल तक कैसे ब्लड बैंक चला और आपने सरकार को क्यों नहीं अवगत कराया इस बारे में? कहाँ कहाँ आपने ब्लड सप्लाई किया? किस किस की मौतें हो गई ब्लड की वजह से? ये बात केजीएमयू को बतानी पड़ेगी। अब अगर संज्ञान में आ गया है तो हमारे पास, हम इसको पूरी तरह से प्रशासन को देंगे। हम आम जनमानस के स्वास्थ्य के साथ भी, खासतौर से महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ भी बिल्कुल कदापि खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और केजीएमयू में प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ वीसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आयोजन किया। इस दौरान वाइस चांसलर ने कहा कि प्रदर्शन और तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। आपको बता दें कि अपर्णा यादव के साथ बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन के लोग वीसी ऑफिस में घुसकर नारेबाजी करने पहुंचे थे, जिसके बाद ये एक्शन वाइस चांसलर की तरफ से लिया गया। मेरठ के कपसाड़ गांव में महिला की हत्या और एक युवती के अपहरण की घटना से तनाव फैल गया। घटना से नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। मेरठ में जो घटना हुई है वो बहुत दुखद है, गंभीर है, सरकार चिंतित है। कल ही हमने डीएम और एसएसपी दोनों को निर्देश दिए हैं कि घटना से संबंधित अपराधी किसी भी तरीके से बच ना पावे, उनको कोई मदद ना हो पावे, और जो जिस परिवार के साथ घटना घटी है उसको पूरी संवेदनाएं हैं और जो भी आवश्यक मदद होगी वो की जाएगी। गंडे काटने के लिए और मैं कहा तुम खाना लेकर आ जाइयो, चाय वाय पी के। और मैं गया उनसे आध पौन घंटा पहले, तो वे खाना लेकर जा रही थी। उन्होंने, वे रास्ते में मिले, उन्होंने रास्ते में लड़की को छेड़खानी करा। तो फिर ये इसकी मम्मी उसे कुछ तो करती, जब वो सभी करेंगे, तो उन्होंने लड़की इसको मार गिराया, काट दिया जब फरसे से, और लड़की को उठा कर ले गए। अभी तक मिली भी नहीं। हाँ रुके जी, हमारी लड़की तो मिलनी चाहिए, कुछ तो हमारा वो होना चाहिए ना। हमारी गैर तो कभी नहीं हुई ऐसा। अच्छा, आरोपी कौन है? कौन आरोपी है? राजपूत है जी, पारस जी। इसमें मेरे और जिलाधिकारी महोदय द्वारा परिवारजनों से वार्ता की गई है और की जा रही है, और इसमें करीब 10 से अधिक पुलिस टीमें लगी हैं जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी में और युवती की बरामदगी के लिए। और इसमें परिवारजनों की कुछ बात है जो हमसे हो रही है, तो जो भी आते हैं उन्हीं के आधार पे आगे कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल जो पुलिस है वो गांव में तैनात है और जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी पर हमारा ज्यादा विशेष ध्यान है। अभी इसमें करीब 10 से अधिक पुलिस टीमें बनी हैं जो कई जगहों पर अपनी कार्रवाई कर रही है, और प्रयास यही है कि शीघ्र अतिशीघ्र जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी हो
और जो युवती है उसकी बरामदगी हो, और यही चीजों से परिजनों को अवगत भी कराया गया है। उधर बुलंदशहर में चलती ट्रेन से सामान चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। आरपीएफ और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने खुर्जा के फतेहपुर गांव के पास से गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 60,000 रुपए कीमत के रेडीमेड कपड़े और चोरी के इस्तेमाल कार को भी बरामद किया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कल रात सवेरे 20 बजे के करीब, जैसे 12:20 हो जाते हैं, उसके दौरान ये गाड़ी उचार एक्सप्रेस जो गाजियाबाद से संगम प्रयागराज जा रही थी, उससे जैसे ही चौला रेलवे स्टेशन आया वहाँ रुकी। जिन्होंने इस गाड़ी को खोला और गाड़ी को खोलने पे पैकेट गिराए। जैसे ही हमें आगे सूचना मिली, खुर्जा पे मिली, अलीगढ़ में मिली, अलीगढ़ गाड़ी को बंद कराया गया। पूरी सूचना के अनुसार हमारे आईपीएफ खुर्जा इंस्पेक्टर इंचार्ज, सीआईबी इंस्पेक्टर दोनों गए, पूरी टीम के साथ लगे रहे। कल देखा पूरा, आज इन्होंने माल जो गिरा के बाहर कहीं झाड़ियों में दबा दिया था, कहीं ले जाके। उधर बरेली से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सब इंस्पेक्टर बनी पत्नी ने अपने ही पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया। आरोप है कि प्रेम विवाह के बाद पति ने पत्नी को उसके परिवार से लड़ झगड़कर पढ़ाई के लिए भेजा और दारोगा बनने में पूरा सहयोग किया, लेकिन नौकरी लगते ही पत्नी के व्यवहार में बदलाव आ गया। पीड़ित पति के मुताबिक उसकी पत्नी से उन्होंने प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद पत्नी ने पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने की इच्छा जाहिर की, जिसके लिए गुलशन ने हर संभव कोशिश की। गुलशन का कहना है कि पढ़ाई और तैयारी के दौरान उन्होंने पत्नी का पूरा साथ दिया, आर्थिक और मानसिक सहयोग भी किया। उस समय दोनों के रिश्ते बेहद अच्छे थे। गुलशन का यह भी आरोप है कि अब पत्नी का भाव बदल चुका है। कन्नौज में छिबरामऊ कोतवाली इलाके में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां ट्रैक्टर और टेम्पो की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में टेम्पो सवार 5 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि ट्रैक्टर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया। तो ट्रक और टेम्पो की आमने सामने की टक्कर और इसमें ये बड़ा हादसा हो गया। यूपी के कन्नौज से पूरा मामला सामने आया है। उस सवार 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और इस हादसे के बाद आसपास के स्थानीय लोग भी यहां पर इकट्ठे हो गए। संभल में एक सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। था जूनावाई क्षेत्र में 2 जनवरी को हाईवे किनारे मिले अज्ञात शव की पहचान सनी के रूप में हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोटकर हत्या की पुष्टि हुई। जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी के प्रेमी के साथ अवैध संबंध थे। इसी को लेकर पति पत्नी में विवाद होता रहा था। पुलिस के मुताबिक महिला ने पहले अपने प्रेमी और भाई के साथ मिलकर पति को शराब पिलाई, फिर उसे बेहोश कर उसकी हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। जनपद संभल में 2 तारीख की सुबह को थाना जूनावाई सेक्टर में एक अज्ञात डेड बॉडी की सूचना मिली। उस पर एसओ अखिलेश के द्वारा मौके पे जाके मौके को मुआयना किया गया। एफएसएल की टीम और सभी लोगों के द्वारा एविडेंस इकट्ठे किए गए, लेकिन सब की पहचान नहीं की जा सकी। उसके बाद में एसएचओ द्वारा और जनपद पुलिस के द्वारा भरपूर प्रयास किए गए। इसके पोस्टर छपवाए गए, अन्य अगल बगल के जनपद में भी उसके पोस्टर चस्पा किए गए। उसके बाद में इस सब की पहचान हुई। सब की पहचान के बाद में पता चला कि इस व्यक्ति का पोस्टमार्टम 5 तारीख को हुआ, जिसके अंदर उसका गला घोटने, उसकी रिब्स के फ्रैक्चर होने और भी शरीर के अन्य भाग पर चोट होने के कारण पुलिस के द्वारा इसके संबंधी जितने भी लोग हैं उनसे पूछताछ की गई। इसमें सबसे ज्यादा शक है वो इसकी पत्नी पे गहराया। लखनऊ के मलिहाबाद तहसील इलाके में नीलांश वाटर पार्क रिसोर्ट और राजस्व अधिकारियों के कथित मिली भगत से गोमती नदी की जमीनों पर अवैध व्यावसायिक इस्तेमाल का गंभीर आरोप लगा है। आरोप है कि नदी और तालाबों पर बाउंड्री वॉल बनवाकर कब्जा किया गया, जिससे गोमती की धारा तक मोड़ दी गई और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा। गोमती नदी घोटाले को लेकर समाज सेवी तिरंगा महाराज ने सीबीआई जांच की मांग तेज करते हुए 27 जनवरी को गोमती नदी में बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। पार्क वाले कब्जा कर ली नहीं, उधर नहीं रहे। सन 2014-13
हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। सब धरना हो, मुकदमा हो, कोर्ट कचहरी, विधायक जी आए, सबको मिले, सब मिलके सब चले गए, तब भी हमारी जमीन नहीं दे रहे हैं। मामला ये है कि नीलांश वाटर पार्क रिसोर्ट के पार्टनर भूमाफिया संतोष श्रीवास्तव, भूमाफिया सतीश श्रीवास्तव, भूमाफिया राजेश श्रीवास्तव और भूमाफिया मदन लाल ने राजस्व विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साठगांठ कर सरकारी जमीन, गोमती नदी की जमीन को कब्जा करवा दिया है और उस सरकारी जमीन पर व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब जो गोमती नदी की जमीन है, जो पवित्र गंगा गोमती की जमीन है, उस जमीन पर भूमाफियाओं के द्वारा व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है और इसमें मिले हुए हैं प्रशासनिक अधिकारी। प्रशासनिक अधिकारियों की साठगांठ से बड़े स्तर से नदी पर कब्जा हुआ है। मामला ये है कि नीलांश वाटर पार्क रिसोर्ट के पार्टनर भूमाफिया मामला हमार संतोष और श्री, अरे उनका नाम, और राजेश, इन्होंने हमारी कब्जा कर लिया। कहाँ पे कब्जा किया जमीन? जमीन हमारी है गोमती के उस पार, नीलांश वाटर पार्क। हम कितनी कब्जा कर रखा है? कब्जा कर ली नहीं, 13 बिसुआ पक्की हमारी। एप्लीकेशन नहीं दिया कहीं तहसील या कोई अधिकारी को? सब कहूँ दिन तहसील, कोई सुने वाला नहीं है। हम 6-7 साल से दौड़ रहे हैं, कोई सुने वाला नहीं है अधिकारी। नदी में दीवार भी बनी खड़ी है, नदी में दीवार बना दिया है। जो कहते हैं तो कहते ही आ जाओगे, मारी डाल देंगे नदी में। कौन कहता है? कहते हैं संतोष और मदान। मामला हमारा जमीन जो नीलांश वाटर पार्क में यहाँ है, जो तो सब कब्जा कर ली नहीं। कितनी जमीन है नीलांश? 13.25 बिसुआ। तो एप्लीकेशन कोई दिया अधिकारियों को? सबका दिन है, एप्लीकेशन दिन है, उनके लखनऊ में है, कई जगह के पहुँचन है, कहूँ पर हमारा सुनवाई नहीं है। कोई कार्रवाई नहीं हो पाई? कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं आप? हम चाहते हैं हमारा जमीन हमका मिल जाए, ना जमीन हमका दे तो हम पे हमारा जो मूल्य दाम दे दें तो हम होते ना छुट्टी पा जाए। हम मेरठ में प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया और शीतकालीन व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान मंत्री सबसे पहले बच्चा पार्क चौराहे पर स्थित रैन बसेरा पहुंचे। यहां उन्होंने व्यवस्थाओं को देखा और वहां ठहरे लोगों से बातचीत की। इसके बाद तिरंगा गेट स्थित रैन बसेरे का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रभारी मंत्री ने नगर आयुक्त को निर्देश दिए कि रैन बसेरों में रहने वाले लोगों के लिए सभी जरूरी सुविधाएं जैसे साफ सफाई, बिस्तर और सुरक्षा की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके बाद मंत्री भैंसाली बस स्टैंड पहुंचे, जहां नगर निगम द्वारा लगाए गए अस्थायी रैन बसेरे और अलाव का निरीक्षण किया गया। उन्होंने ठंड से बचाव के लिए प्रमुख मार्गों, चौराहों पर अलाव की संख्या बढ़ाने की बात कही। रैन बसेरे में व्यवस्थाओं को देखते हुए प्रभारी मंत्री ने एक अतिरिक्त शेड लगाए जाने का निर्देश दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को राहत मिल सके। इस मौके पर मंत्री ने जरूरतमंदों को कंबल भी बांटे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बड़ी चिंता है कि जो नगर, महानगर, टाउन एरियाज, नगर पालिकाएं, ऐसे जैसे कमिश्नरी स्तर के महानगर हैं, उनमें रैन बसेरे, अलाव का प्रबंध, यात्रियों जो कहीं किसी का ठिकाना नहीं है उन्हें रहने का प्रबंध। अभी यहाँ मैंने 2 रैन बसेरा देखे, यहाँ उचित प्रबंध है और बाकी अलाव लगाने की और आवश्यकता है, इसके निर्देश दे दिए गए। मथुरा के जयंत रामताल मार्ग पर बड़ा हादसा टल गया। बाइक सवार को बचाने की कोशिश में एक कंक्रीट मिक्सर ट्रक बेकाबू होकर सड़क किनारे गहरे गड्ढे में पलट गया। हादसे में ट्रक चालक को मामूली चोटें आई हैं, जिससे स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला। फिरोजाबाद में बीजेपी पार्षद प्रतिनिधि से मारपीट का मामला सामने आया। पीड़ित के मुताबिक रात को अपनी दुकान बंद करने के बाद वार्ड की स्ट्रीट लाइट देखने जा रहे थे। कुछ युवक शराब पी रहे थे और तेज आवाज में गाने बजा रहे थे। जब पार्षद प्रतिनिधि ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो युवक गाली गलौज करने लगे और उनके साथ मारपीट की। आरोप है कि युवकों ने पथराव भी किया है, उन्हें गाड़ी में डालकर ले जाने की कोशिश भी की। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह पार्षद प्रतिनिधि को बचाया। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।
कि हमारे वार्ड नंबर 16 के पार्षद रजनी मुकुल दिवाकर जी का रात को अराजक तत्वों ने हमला किया है। उसमें हम ही सब लोग, हमारे मंडलों के अध्यक्ष भी, भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग आए हुए हैं। यहाँ पर रांची गुप्ता जी हैं, आकाश गर्ग जी है, निर्मल शर्मा जी है और हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष जिला जाल सतवी सिंह जी है और पीछे हमारे दिवाकर समाज के सभी लोग हैं। और इन्होंने तहरीर भी दी है रात को। उस पर ज़्यादातर पुलिस अपनी कार्रवाई जो होनी चाहिए वो नहीं हुई है अभी, पर उस पर कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है। आज जानकारी में आया है कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के वार्ड के जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड नंबर 16 के यह पार्षद हैं, कल रात्रि में 11 बजे इनके साथ बेहद ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना इनके साथ घटित हुई है, जिसमें इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। इनके साथ छीना झपट्टी की गई है, जिन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है और जो हमलावर थे उन्होंने इन्हें गाड़ी में डालकर ले जाने का भी प्रयास किया है, जिसमें वो सफल नहीं हो पाए क्योंकि क्षेत्रीय लोग वहां पर आ गए थे, जिस पर लौटकर उधर से उन लोगों ने पथराव भी किया है, जिसमें हमारे कुछ लोग घायल भी हुए हैं, अस्पताल में एडमिट हैं वो सब लोग। पुलिस कार्रवाई कर रही है। विधायक जी से भी बात हुई है। नोएडा पुलिस का अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी है। थाना सेक्टर 20 पुलिस ने चोरी का खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी किए गए 4,50,000 रुपए समेत मोबाइल फोन बरामद किया है। गौतम बुद्ध नगर में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पीड़ित को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के नाम पर कैश लाने के लिए कहा गया था। जब वो कैश लेकर आया तो उसको एक फर्जी स्क्रीनशॉट दिखाया गया कि उसके खाते में क्रिप्टो करेंसी भेज दी गई है और मुख्य आरोपी उस कैश को लेकर भाग गया। इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया गया और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उससे नगद बरामद की गई है और उसके बैंक खाते को फ्रीज कराया गया है। कौशाम्बी में पुलिस ने ग्रामीणों से ऑनलाइन ठगी करने वाले साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया है। बता दें, ग्रामीणों को रुपए का लालच देकर बैंक खाते खुलवाए जाते थे और उनके एटीएम, सिम और चेकबुक का इस्तेमाल कर लाखों की ठगी की जाती थी। पुलिस ने हरियाणा के एक युवक समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से एक गाड़ी, 21 एटीएम कार्ड, 17 सिम, कई बैंकों की चेकबुक और फर्जी नंबर फोन, इसके साथ ही साथ फर्जी नंबर प्लेट बरामद हुई है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर नेटवर्क की जांच कर रही है। जनपद कौशाम्बी के कुछ लोगों का जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के गरीब तबके के लोग हैं, उनको लालच देकर, बला फुसलाकर भोले भाले लोगों को उनका खाता खुलवाया है, उनका अकाउंट खुलवाया और उनके अकाउंट में जो साइबर फ्रॉड इन्होंने किया है उसका पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है। और जब उस खाता धारक को कब्जे में लेकर, हिरासत में लेकर बातचीत की गई, पूछताछ की गई तो पूरा मामला सामने आया। किसी के कहने पर लालच में उसने खाता खुलवाया था और इनसे पूछताछ पे ही पता लगा कि दूर दराज लोगों का खाता खुलवा देते हैं और जो भी साइबर फ्रॉड के बाद जो पैसे का ट्रांजैक्शन होता है उसी खाते में। लखनऊ में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर अहम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, यूपी प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कमेटी बैठक में आगामी चुनावी रणनीति के साथ साथ मनरेगा और SIR जैसे अहम मुद्दों पर आगे की कार्य योजना की चर्चा की जा रही है। इस विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में PAC की अहम बैठक हुई। चुनावी रणनीति और SIR पर मंथन किया गया। कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ही ये बैठक की है। तो लखनऊ में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में ये बैठक बुलाई गई। अहमदाबाद के पास थोल पक्षी अभयारण्य हर साल प्रवासी पक्षियों का प्रमुख ठिकाना बनता जा रहा है। सैकड़ों हेक्टेयर में फैली झील और हरियाली के बीच देश विदेश से आने वाली करीब 300 से ज्यादा पक्षी प्रजातियां यहां देखने को मिलती है।
रामसर साइट घोषित थोल अभयारण्य पर्यटकों और इसके अलावा पक्षी प्रेमियों, वन्य जीव फोटोग्राफरों के लिए प्रकृति से जोड़ने का बेहतरीन केंद्र बन चुका है। दिल्ली के अंदर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसमें आमजन काफी परेशान है। इस ठंड का असर एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी पर भी देखने को मिला, जहां सब्जियों के दाम गिरते हुए नजर आए। व्यापारियों ने कहा कि ठंड के चलते खरीदार जो है वो कम है इस वक्त, और इस वजह से आलू और हरी सब्जियों के दाम काफी ज्यादा कम हो गए हैं। के चलते आपको बता दें कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी भी ठंडी पड़ चुकी है। आपको बताइए जो आलू इस समय यहाँ रखा हुआ है, जो बिकने का नाम नहीं ले रहा, आलू का जो रेट है उनके मुंह गिर चुका है और किसान रोने पर मजबूर है। जो आलू है जो आपको बता दें कि 250-300 रुपए 50 किलो, उसके बावजूद भी आलू नहीं उठ रहा है और किसान मजबूर है इस समय रोने पर, क्योंकि किसान जो खेती करता है उसकी जो कीमत है वो भी पूरी नहीं हो पा रही। जो गाड़ी के अंदर माल भर कर यहाँ बेचता है एशिया की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर में, और वहां पर भी किराया नहीं निकल पा रहा गाड़ी का। आइए हमारे साथ आड़ती है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम संदीप खंडेलवाल है और आजादपुर मंडी के आड़ती हूँ मैं आलू का। ये ठंडी की वजह से आलू क्यों नहीं उठ पा रहे, क्या कारण? कारण बहुत बुरा है। इस टाइम किसानों के जो लागत है वो भी नहीं निकल रही, किसान बन रहा है कर्जदार। किसान को अगर देखा जाए तो इस टाइम जो लागत है, अगर लागत भी अगर मानोगे तो 500 रुपए कट्टे की लागत बैठती है, 450 से 500 रुपए कट्टे की, और आज आलू यहाँ बिक रहा है 200, 250, 300 रुपए। कितने किलो? ये 50 किलो का रेट होता है, 4 रुपए से लेके 6-7 रुपए किलो आलू बिक रहा है मंडी में। थोक में ये हाल है। तो उसके बावजूद किसान का जो इतना पैसा लगता है, खाद लगती है, मेहनत लगती है, फिर ट्रक में भरकर माल बेचता है, तो ठंड में क्या ग्राहक नहीं निकल रहा, क्या वजह है? आपको मैं बताऊं, पहली चीज तो आपको पहले एक क्वेश्चन का मैं जवाब देता हूँ। आज किराया अगर मानोगे पंजाब से 90 रुपए कट्टे का भाड़ा है, उसका यहाँ आलू 250 रुपए का बिक रहा है, 6 रुपए मजदूरी भी लग जाती है, 96 रुपए आप घटा लो तो आलू के दाम अगर उसके देखोगे तो उसके 150 रुपए कट्टे के भी दाम नहीं जा रहे, 3 रुपए किलो के। अगर लागत अगर गवर्नमेंट से पूछी जाए तो यूरिया से देखो तो यूरिया कितना महंगा है, डीजल देखो डीजल महंगा है, खाद लेने जाओ तो खाद नहीं मिलती है, लाइनों में लगना पड़ता है। उसके बाद उसको फसल में पानी भी देना है और ठंड कोहरे में भी काम करना है, तो किसान का आप हाल देखो कि हाल कितना बुरा होगा। उसको जो लागत है वो लागत जो लगाई उसकी आधी भी लागत नहीं मिल रही है, एकदम 0/0 है। और किसान को तो बल्कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, आलू किसान के लिए, चाहे यूपी की हो सरकार, चाहे पंजाब की सरकार हो, चाहे हरियाणा की सरकार हो, किसान इस टाइम बिल्कुल दर बदर हो चुका है उसका। अगर आलू को अगर नहीं रोका गया, प्याज भी देखो तेजी आती है, एक्सपोर्ट कर देते हैं, इंपोर्ट करते हैं, कुछ भी करते हो गवर्नमेंट उस पर पाबंदी लगाती है, रेट फिक्स कर देती है। आलू पे क्यों नहीं करती? गेहूं को देखो तो गेहूं को कर देते हैं। टमाटर महंगा हो जाए तो टमाटर 1000 रुपए बिक रहा है, 1200 बिकता है, तो गवर्नमेंट उस पर एक्शन करने लग जाती है। अरे आलू के किसानों के लिए देखो, आलू के किसान कितने बुरे हालात चल रहे हैं, उसके बारे में सोचो। और उसके बाद आप कह रहे हो कि आलू मंडी में मंदा क्यों बिक रहा है? जब आलू का उठाव नहीं होगा, सब्जी सारी मंदी है। गोभी लेने चले जाओ 2 रुपए 3 रुपए किलो, घिया लेने चले जाओ 6-7 रुपए किलो, शिमला मिर्च 12-15 रुपए किलो, मटर बिक रही है 20 रुपए किलो। तो आप देखो ना, हर चीज सस्ती है और सस्ते में कितनी उसके एकदम रोंदना वाला काम हो गया है कि मतलब किसान को लागत किसी चीज में नहीं मिल रही। देखिए ठंड का दिल्ली के अंदर इतना बुरा हाल है कि ग्राहक भी बाहर नहीं निकल पा रहा, जिस कारण मंडी के अंदर सब्जियों के दाम औंधे मुंह गिर चुके हैं। अब देखने वाली बात यह है कि मौसम कब खुलता है और कब किसान को कुछ पैदा होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।